Appointed Gazetted Officer of 36th Batch. He secured the overall Best and Sword of Honor of his batch. He has a vast experience of serving in left-wing extremist area. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Shri Amit Chaudhary, second in command. यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कि कैसे बनाते हो आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आदरणीय सीआरपीएफ महानिदेशक, सभी सीनियर अधिकारी एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित चौधरी, द्वितीय कमान अधिकारी एसिमेट्रिक वारफेयर और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बोलने के लिए इस मंच पर उपस्थित हुआ हूं। कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हमारी सीआरपीएफ की जॉब प्रोफाइल में है। अगर हम सीआरपीएफ के इतिहास को देखें तो 1939 से रेज होने के बाद से ही 40 के दशक में रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय, 50 के दशक में चाइना बॉर्डर्स पर लड़ाई, 60 के दशक में पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ाई, 70 के दशक में नॉर्थ ईस्ट राज्यों में फाइट, 80 के दशक में पंजाब के उग्रवाद से लड़ाई, 90 के दशक में कश्मीर में लड़ाई और 2000 के दशक के बाद सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारी तैनाती से प्रतीत होता है। हम अगर कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें, विविधताओं की बात करें, तो हम केवल एक एग्जाम्पल पिछले एक वर्ष का दिल्ली का ही ले सकते हैं। लगभग इसी समय पिछले वर्ष दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए, एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ। उससे हम निपटे ही थे कि कोविड पैंडेमिक आई। कि जब पैंडेमिक आई तो राष्ट्र में लॉकडाउन अनाउंस किया गया। देश के प्रत्येक नागरिक को घर में रहने की सलाह दी गई। देश के सभी नागरिक घरों में थे, लेकिन हम सड़कों पर थे। हमने अपने आप को बचाया, अपनी सिस्टर एजेंसीज को बचाया, हमने जनता को बचाया। हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम में अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र में जाकर के घर घर हमने मास्क और सैनिटाइजर्स बांटे। हमारी जो विविधताओं में काम करने की शैली है और जो तरीका है, उसकी सराहना भारत के हर जगह, हर व्यक्ति द्वारा, हर विभाग में की जाती है। अगर मुझे वसीम बरेलवी का एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है कि जहां जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। हम जहां जाते हैं हम रोशनी लुटाते हैं। हम जो कार्य करते हैं उसकी सराहना सब जगह की जाती है। जब मैं रोशनी लुटाने की बात करता हूं, क्योंकि जैसा अभी इन्होंने बताया, मैं छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय तक तैनात रहा हूं। अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में मैंने छत्तीसगढ़ में वो समस्याएं देखी। एक केंद्र सरकार की एसओपी होती है, जिसके तहत जब हम स्टेट गवर्नमेंट में उनको असिस्ट करने के लिए जाते हैं तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, हमें एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां हम जाते हैं तो कैंप कहाँ लगाना है ये भी हम तलाश करते हैं। कैंप कब लगाना है ये भी हम तय करते हैं। 3 शीट और बल्ली कब लेके जानी है ये भी हम ही तय करते हैं। फिर कैंप लगाते कब हैं ये भी हम डिसाइड करते हैं। लगाने के बाद में उस कैंप को फिर सड़कों से जोड़ना है ये भी हम तय करते हैं। वो सड़क भी हम अपनी सुरक्षा में बनवाते हैं। फिर वहाँ बिजली की आवश्यकता होगी, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोल भी हम ही खड़े करवाते हैं। इलेक्ट्रिक पोल खड़े कराने के बाद में अब संचार व्यवस्था के लिए वहाँ मोबाइल टावर लगेगा, वो भी हम अपने कैंप के अंदर लगवाते हैं। और तो और जब चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है और अपने खुद के लोगों के लिए और वहाँ आदिवासियों के लिए जब चिकित्सा सुविधाएं हम प्रोवाइड कराते हैं तो उसके लिए भी फील्ड हॉस्पिटल्स हम ही चलाते हैं। मुझे फिर एक शेर याद आता है कि अपनी अच्छाइयों पर क्यों ना गुरूर करूं, हर कहानी में मैं ही तो हूं। छत्तीसगढ़ में 430 लोगों ने आज तक अपनी शहादत दी है। अगर उन 430 का हम माइन्यूटली विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे उसमें से 50% लोग हमारे जिन्होंने शहादत दी है वो राज्य के विकास कार्य को संपादित करते हुए दी है। मुझे अभी याद है लगभग 4 वर्ष पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सुकमा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था कि बस्तर की सड़कें रोड़ी, सीमेंट और बदरपुर से नहीं, सीआरपीएफ के जवानों के खून से बनी है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से सिलचर तक, ऐसा शायद ही कोई जिला हो जिसमें हमने अपने किसी न किसी रूप में सेवाएं ना दी हों। या तो हमने कोबरा बटालियन के रूप में, या एनडीआरएफ बटालियन के रूप में, या आरएफ बटालियन के रूप में, या महिला बटालियन के रूप में, या जीडी बटालियंस के रूप में हम अपनी सेवाएं लगातार देते रहे हैं और बिना किसी संकोच के देते रहे हैं और तत्परता और कर्तव्य निष्ठा के हम राष्ट्र सेवा में लगे रहे हैं।
हम 1939 से एक बटालियन से चले थे, आज हम 2021 में 247 बटालियन पर खड़े हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज हम 3.25 लाख की फोर्स, जहां भी आवश्यकता होती है हमें इस ट्रस्ट के साथ भेजा जाता है कि सीआरपीएफ गई है तो वो उस काम को अंजाम तक पहुंचा कर ही आएगी। भविष्य की योजनाओं के लिए, जैसा भी यहाँ पर फ्यूचर मंत्रा के बारे में लिखा हुआ है, तो फ्यूचर पे जाने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले हम अपने पास्ट में जो हमने मिस्टेक्स किए हैं हम उनको सुधारें, हम उनसे लर्न करें और फिर हम फ्यूचर के लिए आगे बढ़ें। वियतनाम वार में अमेरिका वहां से, अमेरिकन फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर रही थी, तो 30 अप्रैल 1975 को तत्कालीन CIA चीफ थॉमस पलगर ने एक मैसेज, और उन्होंने उसमें लिखा था, इट हैज बीन अ लॉन्ग फाइट एंड वी हैव लॉस्ट द वार। दोज हु फेल टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री आर फोर्स्ड टू कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और हम नहीं दोहराएंगे। नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमने जो भी गलतियां की, पहले हम उनको रेक्टिफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर भी भविष्य के लिए मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि 3-4 क्षेत्रों में काम करना बहुत जरूरी है, जैसे बटालियन लेवल और कंपनी लेवल पर लीडरशिप। आज हम देखते हैं RR बटालियन में, मुझे बांदीपुरा जाने का मौका मिला लास्ट ईयर, तो मैंने वहां RR बटालियन के साथ में इंटरेक्शन किया, तो मैंने वहां पर पाया कि वहां पर जो कमांडेंट है बटालियंस के, वो 40 वर्ष की आयु तक वहां पर अपना टेन्योर पूरा करके PC स्टेशन पे चले जाते हैं। हमारे यहाँ पर बटालियन कमांडेंट की एज ही 45 साल में शुरू होती है। अभी 15 दिन 20 दिन पहले एक मैसेज आया जिसमें कोबरा के कमांडेंट की एज 48 कर दी गई है। 48 ईयर्स में जो कोबरा में जो हमारी एलिट फोर्स है, जो कमांडेंट 48 ईयर्स की एज में कोबरा में पहुंचेंगे, वो 51-52 तक अपना टेन्योर पूरा करेंगे। कमांडेंट एक वैसा व्यक्तित्व है, कंपनी कमांडर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको देख करके 1100 लोग दौड़ते हैं, जिसमें जील होनी चाहिए, जिसमें एंथुजियाज्म होना चाहिए, जो हवा में दौड़ने वाला व्यक्ति हो, ताकि हम ओप्स फ्रंट पर हम ओप्स एफिशिएंसी को बहुत अच्छे से अचीव कर सकें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, अभी टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ बोला गया है, हम भी टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तीसरा मैं बोलना चाहता हूं इंट सेल के बारे में। हम देखें इंटेलिजेंस, हमें स्वीकार करना होगा सबको कि इंटेलिजेंस सेल हमारी कागजों पर है। हम कितने इंट बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं? हम जो इंट बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं उसमें से 1 या 2% ऐसे हैं जो वास्तविक इंट पर होते हैं, और उसमें भी सफलता का रेशो बहुत कम है। चौथा मैं कहना चाहता हूं R&D सेल के ऊपर। हमने देखा सीआरपीएफ के इतिहास से कितनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है। उस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए, उन विविधताओं को कम करने के लिए हमें एक R&D सेल का लार्ज स्केल पर हमें फॉर्म करना होगा, और हमें उसमें स्टडी करके जो भी हमारी समस्याएं हैं उसको हम प्रिडिक्ट करते हुए अपनी फोर्स को फिजिकली ट्रेन करना होगा और मेंटली प्रिपेयर करना होगा। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस शुभ अवसर पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं 2 लाइनों के साथ कि कभी हम महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, कभी हम धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां क्या हमें उड़ने से खाक रोकेंगी? हम परों से नहीं, अपने हौसलों से उड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for such an enthusiastic speech. Now I request Shri Zulfikar Hassan, ADG Ops and Headquarter, to kindly felicitate Shri Amit Chaudhary, Second in Command, by presenting him a memento. Now I request our today's chief guest, Dr. A.P. Maheshwari, Director General, Central Reserve Police Force, to kindly come on the dais and sum up this session. अमित चौधरी के बोलने के बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है कंक्लूड करने की। मैं जस्ट एक डीजी डिस्क देना चाहता हूँ। आई थिंक एन ऑफिसर ऑफ हिज रैंक, ही हैज वर्कड इन द फील्ड, और हम दिख रहा था कि जो वो बोल रहा है उसके मन से, अंदर से आ रहा है। वो ये नहीं कि कहीं से पढ़ के आया। सबसे बड़ी बात है कि जो बोल रहा था वो लगता है कि फील्ड में करके आया है, उसने महसूस किया है, और उसकी आवाज जो है अंदर से आ रही थी। तो ये भी एक कारण है। तो अमित कहाँ हो? चलिए, तो अब मुबारक हो तुम्हें, सबने ध्वनि मत से तुम्हें